1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ल्ड का पहला आईपीओ लॉन्च किया था। आईपीओ की जो हिस्ट्री है वो लगभग 400 साल से भी पुरानी है और इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसने 1977 में पहली बार पब्लिक को शेयर्स ऑफर करके एक नया इतिहास रचा था। इन फैक्ट से एक चीज तो क्लियर है कि चाहे वीओसी का 17th सेंचुरी का आईपीओ हो या फिर 21st सेंचुरी का आईपीओ, लोगों को जो इसका जुनून है ना वो अभी भी कम नहीं है। अब आपके लिए पहले दो सवाल हैं वीडियो शुरू करने से पहले कि सबसे पहला कि क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे पहले से पता हो सकता है कि कौन सा आईपीओ में लिस्टिंग के बाद स्काईरॉकेट करेगा या कौन सा फ्लॉप हो जाएगा। और दूसरा सवाल है कि कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं या अर्ली इन्वेस्टर होते हैं वो आईपीओ से इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ क्या होता है और ये खेल कैसे शुरू हुआ। आईपीओ का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक में बेचकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे हम आईपीओ कहते हैं। पर ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, थोड़ा सा हिस्ट्री के पेजेस को खोल लेते हैं। दुनिया का जो सबसे पहला आईपीओ लॉन्च हुआ था वो हुआ था मार्च 1602 में एम्स्टर्डम नेदरलैंड में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम वीओसी भी कहते हैं, वो दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने आम लोगों को अपने बिजनेस में एक हिस्सा दिया। उन्होंने अपनी जो शिपिंग और स्पाइस ट्रेड वेंचर्स थे उसके लिए पैसा रेज करने के लिए शेयर इशू किए। लोगों ने उसमें पैसा लगाया और बदले में कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। बेसिकली जो वीओसी था उसने एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते थे और जो भी उनके वोएक्स होते थे उनसे होने वाले जो प्रॉफिट का हिस्सा उन्हें मिलता था। इस आईपीओ ने दो बड़े रिवॉल्यूशन लाए। सबसे पहला कि एक तरफ तो जो मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज का जन्म हुआ, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज भी 1602 में ही स्टार्ट हुआ था, और दूसरी तरफ दुनिया का जो पहला स्पेक्युलेटिव बबल था वो शायद यहीं से शुरू हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि लोगों ने इतनी स्पेकुलेशन करी है कि कुछ ही सालों में जो ट्यूलिप मैनिया था 1637 में जो बबल आया था, और फिर जो साउथ सी बबल आया था 1720 में, वो सब इन्हीं के कारण हुआ था, जिसके कारण स्टॉक मार्केट क्रैश भी हुई थी। तो लोग बिना सोचे समझे जो है शेयर्स और कमोडिटीज खरीदने लगे, और जब बबल फूटा तो पूरी मार्केट कोलैप्स हो गई। तो ओवर स्पेकुलेशन और ग्रीड स्टॉक मार्केट में कितना डेंजरस हो सकता है ये आपको पता लग गया होगा। और इसी एक्सपीरियंस के बाद दुनिया भर में सिक्योरिटीज के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन बनने लगे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मार्केट में ग्रीड और फियर हैं वो दोनों ही 400 साल पुराने इमोशन हैं। तो चलिए अब अपने देश की तरफ चलते हैं। ग्लोबल लेवल पे तो 1600 और 1700 के बीच में आईपीओ कल्चर स्टार्ट हुआ था, पर इंडिया में स्टॉक मार्केट कल्चर थोड़ा सा लेट आया। ब्रिटिश इरा में कुछ ट्रेडिंग कंपनीज के शेयर्स या बॉन्ड्स होते थे, लेकिन जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्टॉक मार्केट कल्चर था वो 19th सेंचुरी के मिड में बॉम्बे में, जिसे मुंबई कहते हैं आज, वो तब हुआ था। तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएसई कहते हैं। वो स्टैब्लिश हुआ था 1875 में। शुरुआत में 22 ब्रोकर्स ने एक बनियान ट्री के नीचे मिलकर शेयर्स को लेन देन किया था। तब के जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादा प्लांटेशन कंपनीज के, रेलवेज के, बैंक्स के हुआ करते थे। और 1860 के आसपास इंडिया ने पहला बड़ा स्टॉक बूम देखा, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉटन मेनिया। थोड़ा सा कॉटन महीने के बारे में समझ लो ताकि कोई पूछे तो आप बता सको। तो जो अमेरिकन सिविल वॉर थी 1861-65 के दौरान, उस टाइम पे जो ग्लोबल कॉटन सप्लाई है वो डिसरप्ट हुई। ब्रिटिश मिल ने इंडिया से कॉटन खरीदना शुरू किया, तो बॉम्बे में जो कॉटन ट्रेड से जो पैसा बरस पड़ा, ठीक है, और लोग जो शेयर्स खरीदने के लिए पागल हो गए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1865 में जब वॉर खत्म हुआ और कॉटन के प्राइसेस गिरे, तो बॉम्बे के जो पहला स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो गया। शेयर के प्राइस लगभग 90 से 95% तक गिर गए, और एक कंपनी का शेयर जो 50,000 रुपए का था वो 2,000 रुपए पे आ गया। तो बॉम्बे के जो कुछ रिच फैमिलीज थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गई, और सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 20% तक गिर गई। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बिना रेगुलेशन के स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन कितना डेंजरस हो सकता है। अब बात करते हैं रिलायंस के आईपीओ की, यानी कि इंडिया का आईपीओ रेवोल्यूशन। तो 1865 के क्रैश के बाद बॉम्बे स्टॉक मार्केट जो है थोड़ा अनस्टेबल रहा, पर धीरे धीरे ट्रेडिंग का जो कल्चर है वो वापस आने लगा। 1900 में इंडिपेंडेंट इंडिया जब 1947 में, तो उसके बाद कुछ जो सरकारी और प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने शेयर इशू करना स्टार्ट किया, लेकिन आईपीओ का कल्चर जो आम पब्लिक तक कभी पहुंचा ही नहीं। तब आया एक गेम चेंजर मूवमेंट। 1977 में धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आईपीओ निकाला। रिलायंस का जो आईपीओ है वो मॉडर्न इंडिया के लिए एक माइलस्टोन था। उन्होंने 10 रुपए के फेस वैल्यू पे शेयर्स ऑफर किए और टोटल 28 लाख शेयर्स इशू किए। धीरूभाई अंबानी खुद छोटे छोटे शहरों और गाँव तक लोगों को गए और उन्होंने लोगों को समझाया कि तुम भी कंपनी का हिस्सेदार बन सकते हो। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आईपीओ 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना डिमांड था कि जिसने जितना फॉर्म भरा था उसको सिर्फ 1/7 शेयर्स ही मिले। रिलायंस आईपीओ 1977 के बाद मिडिल क्लास का जो स्टॉक मार्केट में एंट्री जो है वो शुरू हो गई। लोगों ने स्टॉक ऑनरशिप का क्रेज आ गया।
धीरू भाई ने सच में सबको दिखाया है कि कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में, यानी कि अपनी मुट्ठी में अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पकड़ो स्टॉक्स के थ्रू। उस समय जो सेबी था या कोई मेजर रेगुलेटर नहीं था, क्योंकि सेबी का जो स्टैब्लिश था वो 1988 में बना था और 1992 में उसमें पावर आई थी। पर रिलायंस जैसे प्रमोटर ने दिखाया कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ पब्लिक से पैसा रेज करना पॉसिबल है। अब बात करते हैं फेरा इश्यूज और एमएनसीज के आईपीओ एंट्री की। तो 1977-78 के आसपास और भी बहुत मेजर शिफ्ट आए, जैसे कि जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी उन्होंने फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू मल्टीनेशनल्स को बोला कि आप अपने इंडियन ऑपरेशन में 40% से ज्यादा स्टेक नहीं रख सकते। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, कॉलगेट जैसी ग्लोबल जायंट्स थे, उनको अपनी जो इंडियन कंपनीज था उसका हिस्सा पब्लिक को बेचना पड़ा। इनके आईपीओ और राइट्स इशू आए और आम इन्वेस्टर ने भरपूर एक्साइटमेंट के साथ इसमें हिस्सा लिया। आईपीओ मार्केट थोड़ा थोड़ा मैच्योर होने लगा और नए नए लोग इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में आ रहे थे, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था। 1980s और 1990s के स्टार्टिंग तक इंडिया का जो आईपीओ था वो अंडर रेगुलेटेड था। रिजल्ट ये था कि जो माल प्रैक्टिसेस थे वो बहुत कॉमन थे। सबसे बड़ा झटका तब आया जब 1992 के हर्षद मेहता स्कैम से। ये स्कैम मेनली सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक्स के ट्रेडिंग में था, पर इसने पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख दिया। इसके बाद सेबी को 1992 में फुल रेगुलेटरी पावर्स मिली और आईपीओ मार्केट को रेगुलेट करना स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो आईपीओ का प्राइस था वो गवर्नमेंट का कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज यानी कि सीसीआई डिसाइड करता था। कंपनी खुद जो है अपने आईपीओ का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती थी। तो 1992 के रिफॉर्म्स के बाद डिस्क्लोजर बेस्ड सिस्टम बनाया गया। कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोज करेगी, इन्वेस्टर जो है खुद डिसाइड करेंगे कि प्राइस जस्टिफाई है या नहीं है। पर प्रॉब्लम फिर भी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 1990s के एंड में एक और फ्रॉड हुआ, वो था मल्टीपल आईपीओ एप्लीकेशन स्कैम। इसके बारे में बताऊंगा जरूर, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो। इसका थोड़ा बेसिक समरी बता देता हूँ कि लोग क्या करते थे, हजारों डीमैट फेक अकाउंट बना के आईपीओ में मल्टीपल एप्लीकेशन भर देते थे। तो रिटेल कोटा का जो बड़ा हिस्सा कैप्चर करके वो शेयर जो है वो सस्ते में ले लेते थे। लिस्टिंग के बाद हाई प्राइस में बेचकर प्रॉफिट कमा लेते थे। तो सेबी ने फिर रूल्स टाइट किए, पैन कार्ड जो है मैंडेटरी हो गया, एएसबीए जो सिस्टम है बैंक अकाउंट से ब्लॉक वो लाया गया। ये रिफॉर्म्स की वजह से आईपीओ जो है प्रोसेस आज ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और ज्यादा सिक्योर भी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आईपीओ के फायदे क्या होते हैं, इन्वेस्टरों के फायदे होते हैं और फाउंडर्स दोनों को क्या क्या फायदे होते हैं। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि आईपीओ का सफर कैसा था, कैसे शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ। अब एक क्रिटिकल क्वेश्चन ये आता है जो सबके दिमाग में आता है, मेरे भी आया था, कि कंपनीज जो है आईपीओ लाती क्यों है और आईपीओ से किस किस को क्या फायदा होता है। तो अगर कंपनी के लिए बात करूं तो किसी भी कंपनी को ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होता है और ऑप्शंस होते हैं, या तो लोन ले लो या अपनी ओनरशिप का स्टेट कुछ बेच दो यानी इक्विटी के फॉर्म में। तो आईपीओ जो है एक तरीका है जो अपने बिजनेस का एक हिस्सा पब्लिक को बेचकर बड़ा पैसा उठा सकते हैं। और इससे होता है कि जो ग्रोथ कैपिटल मिलती है, एक तो नए नए प्लांट्स खोल सकते हैं, उससे आरएनडी कर सकते हो आप। दूसरा जो डेट रिपेमेंट है वो आराम से कर सकती है कंपनी इस पैसे से। तीसरी चीज है जो ब्रांडिंग और पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है, क्योंकि जब आप किसी में इन्वेस्ट करते हो और उसकी परफॉर्मेंस देख रहे होते हो तो आप उसको ज्यादा ट्रस्ट करते हो, आप उसके प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हो। कंपनी का ओनरशिप जो है वो डाइवर्सिफाई होता है, यानी कि एक प्रमोटर के हाथ में कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा सा पब्लिक का भी हिस्सा रहता है। एक आईपीओ का मतलब होता है कंपनी अपने डोर सबके लिए खोल देती है, यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेल्थ। ये तो होगा कंपनी के लिए। अब देखते हैं कि इन्वेस्टर के लिए क्या फायदा होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ का मतलब होता है कि एक तो स्टार्टिंग प्राइस पे ही शेयर लेना, अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है तो मल्टीपल का रिटर्न पक्का है। और जो फाउंडर एम्प्लॉय है उसका क्या होता है ये भी बता देते हैं कि फाउंडर्स और जो अर्ली इन्वेस्टर आईपीओ होते हैं वो क्या है, उनके लिए कैश आउट अपॉर्चुनिटी होती है। जो ऑफर फॉर सेल होता है उसके थ्रू अपने कुछ शेयर्स बेचकर आप करोड़ों बना सकते हैं। आईपीओ के बाद जो उनके पास शेयर बचते हैं उनका भी क्लियर मार्केट वैल्यू बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो पेटीएम फाउंडर विजय शेखर की नेटवर्थ आईपीओ के टाइम पर थी $2.5 बिलियन, स्टॉक गिरने के बाद हुई $1.7 बिलियन। और वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हो तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा आईपीओ अच्छा है। कुछ सिंपल है लेकिन वो पावरफुल टिप्स हैं। सबसे पहला है कि कंपनी के फंडामेंटल को चेक करो, वैल्यूएशन चेक करो। इसके लिए क्या करना है आपको, प्रोस्पेक्टस होता है DRHP जो आपको आराम से मिल जाएगा एनएसई की वेबसाइट पे। एटलीस्ट जो फाइनेंशियल समरी होती है और रिस्क फैक्टर को समझने की कोशिश करो। कंपनी जो है प्रॉफिट में है या लॉस में ये देखो। ग्रोथ देखो कि पास 2-3 साल में कैसी रही है और फ्यूचर क्या क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। आईपीओ का प्राइस जस्टिफाइड है या एक्सपेंसिव है ये बताओ, देखो। ठीक है, रूल सिंपल है कि अगर स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, फेयर प्राइसिंग है तो बेटर चांस है कि वो सक्सेसफुल होगा। एग्जांपल के लिए अगर एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट का आईपीओ वो रीजनेबली प्राइस पे था, लिस्टिंग में 100% जंप मिला और लॉन्ग टर्म में मल्टीपैकर बना।
रिलायंस पावर का जो आईपीओ है वो ओवर हाइप था, ओवर वैल्यूड था, इसका नतीजा सबके सामने था। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको देखना है वो है कि प्रमोटर और इन्वेस्टर का इंटेंट समझो। आईपीओ में ज्यादा पोर्शन जो है वो फ्रेश इशू होता है या फिर ऑफर फॉर सेल। अगर प्रमोटर अपना बड़ा स्टेक बेच रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि वो कैश आउट कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक रफ आइडिया देता है कि जो सेंटीमेंट है वो लोगों का क्या है। क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मतलब म्यूचुअल फंड क्या कह रहे हैं, एफआईआईस क्या कह रहे हैं, बड़े प्लेयर जो भी हैं वो इसमें इंटरेस्टेड है नहीं है, वो सब आपको इससे पता लगता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर है वो कहाँ से आ रहा है। तो सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सबसे मिलके जो आईपीओ एप्लीकेंट्स है ना वो सबसे ज्यादा है। लगभग 70% जो है इन्हीं 4 स्टेट से आता है। तो इसका मतलब ये कि स्टॉक मार्केट का कल्चर है वो स्मॉल टाउन और टियर 2 और 3 सिटीज में तक फैल चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी और मेरे को ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आईपीओ है और कौन सा आपका फेवरेट आईपीओ है जिसमें आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो।